हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपको लोग सभी को जो भी हैं उनको फादर्स डे की हार्दिक बधाई। और सभी लोग हैं जो कि अपने पिताजी को याद करें और कम से कम आज के दिन तो सम्मान ज़रूर दें। तो आज जो मेरे पास अपडेट आई है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 65वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम इतनी जल्द है जो कि घोषित हो जाएगी। तो इसके संबंध में एक चिट्ठी आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है, आप जो आती है मैं आप लोगों को तुरंत बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं चिट्ठी है 20/6/2000 सभी प्राचार्य को लिखा गया। 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु पटना शहर स्थित शिक्षण संस्थाओं परीक्षार्थियों के आवासन हेतु, तो ये जो है आपको आया है। और पहले जो डेट था आप देख रहे हो 13, 14 और 16/6, मतलब परीक्षा है जो कि अब कम से कम दिन कराने के चक्कर में है बीपीएससी। तो अच्छी बात है। तो 3 दिन पहले क्या होता था, जनरली 4 दिन परीक्षाएं होती, तो 25/7, 26/7 और 28/7 को होगी, जो आपको बीपीएससी के वेबसाइट पर जारी भी कर दिया गया है। और युक्त परीक्षार्थियों को कोरोना महामारी कोविड-19 प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शक ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभ्यर्थियों के बीच 2 गज की बीच की दूरी बनाए रखने हेतु आवासन हेतु परीक्षा केंद्र के रूप में आपके विद्यालय को चयनित किया जाना है। अतएव आप सभी से अनुरोध है कि विषयांकित परीक्षा को निर्धारित तिथि को परीक्षा सुव्यवस्थित कदाचार रहित संचालन हेतु विहित प्रपत्र में सहमति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है। ये सब आपको रहता है, परीक्षा केंद्र का नाम, आवासन की कुल संख्या। और तो ये आपको कल ही लेटर, मतलब है कि आप लोग है जो कि ये ना सोचे कि तैयारी नहीं। बीपीएससी जब बीपीएससी वेबसाइट पर डालता तो उसकी पूरी तैयारी, अब संजोग बस है कि किसी न किसी कारण कभी बढ़ जाती है, लेकिन आपको इसको टारगेट मानना पड़ेगा कि 65वीं बीपीएससी मीन्स 25 जुलाई को होगी। और तब इसकी तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत कम समय है। कितने लोग सब्जेक्ट के चेंज किए, कितने नए हैं जो बिल्कुल उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 महीना में करें तो क्या करें, किस तरह 1 महीना में तैयारी करें। तो पहले तो आपको सिलेबस जानना पड़ेगा कि ये पैटर्न इसका क्या है। तो सामान्य हिंदी आप देख रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी है जो कि होता है। और मुख्य परीक्षा क्या होता है, निबंधन, मतलब आपको सब्जेक्टिव होता है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु है जो कि एक ही विकल्प का चयन करना पड़ता रहता है। और तो पहला तो है सामान्य हिंदी, 100 अंकों का होता है, 3 घंटे की होती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। सामान्य अध्ययन फर्स्ट 300 अंकों की 3 घंटे की होती है। सामान्य अध्ययन 2 है जो कि 300 अंकों की 3 घंटे की। और ऐच्छिक विषय आप जो भी चुनेंगे, चाहे एलएसडब्ल्यू, हिस्ट्री, जो भी आप चुने हैं उसके 3 घंटे होंगे। तो मुख्य परीक्षा का जनरली पाठ्यक्रम हिंदी का बात करते हैं। सामान्य हिंदी में प्रश्न है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक स्तर के होते हैं। इस परीक्षा में सरल हिंदी अपने भाषा को स्पष्टता एवं शुद्ध करने के व्यक्ति के क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाती है। अंकों का विवरण के निबंध 30 अंक के रहेंगे, व्याकरण 30 अंक के, वाक्य विन्यास 25 अंक और संक्षेपण 15 अंक के रहेंगे। तो ये आपको इस तरह के, और इसमें सारे मुहावरे भी रहेंगे। व्याकरण में आपको मुहावरा आ जाएगा, निबंध भी आपको लिखने पड़ेंगे, वाक्य विन्यास आपको शुद्ध करना है, प्रतिलोम विलोम सब इसमें आ जाए। संक्षेपण आपको 15 अंक के रहेंगे। तो 100 अंकों को इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइज के मार्क्स नहीं जुटेंगे। अब आते हैं सामान्य अध्ययन 1 जो 300 मार्क के, उसमें क्या रहता है, 3 पार्ट रहते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास और भारत की संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाचक्र, तीसरा सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, मतलब 3 पार्ट होते हैं। और क्वेश्चन के मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहेंगे, 38 नंबर के आपको 3 प्रश्न लिखने रहेंगे दोनों सेक्शन में, 1, 2 दोनों जो है। और लास्ट में सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन 36 नंबर, मतलब टोटल 300 नंबर के। और आपको कितने टोटल प्रश्न लिखने पड़ेंगे, तो आपको टोटल 8 प्रश्न लिखने पड़ेगा। 38 नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे और 36 नंबर के 2 प्रश्न। इस तरह से आपको टोटल 8 प्रश्न है जो कि जीएस फर्स्ट में लिखने पड़ेंगे। इस पत्र में, पहला पत्र में क्या होता है, भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधीवादी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होते हैं। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा मुंडा चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहता है। और क्या रहता है, परीक्षार्थियों से साझा की जाती है कि ये पाल कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को जरूर पढ़ लेना है। सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिक आरेखन का चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकालने का रहेगा। उसमें सीमाओं असंगतियों का नहीं, मतलब क्या है कि आपको
इसका आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स का आप बुक्स ले लीजिए, खासकर स्टैटिक का, जिनकी अच्छी स्टैटिक्स लोगों की अच्छी भी रहती है, लेकिन प्रैक्टिस के कारण क्या होता है कि परीक्षा में, और जिनकी बिल्कुल मैथ से ही डर लगता है तो वो तो ज़रूर बुक्स ले आएँ और पुराना क्वेश्चन को आप खुद ही बनाने का प्रयास करें, तो आपको फिर डर ख़त्म हो जाएगा। और ये इसको अगर आप छोड़ देते हैं या तो फिर आपकी रिजल्ट तो काफ़ी मुश्किल अगर हुई भी तो मेरिट काफ़ी पीछे चली जाएगी, और तो आपको ख़राब पोस्टों का सामना करना पड़ा। इसीलिए आप इसको है जो कि इस पर ज़्यादा फोकस्ड करें कि इसमें 72 में हमको 70 से कम ना लाएं। उसके बाद सामान्य अध्ययन 2 में क्या होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भी 300 अंकों का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, भारत का भूगोल रहेगा। भारत के विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रभाव। इस पत्र में भारतीय राज्य व्यवस्था से खंड, भारत की राजनीतिक व्यवस्था संबंधित प्रश्न होगा, चाहे बिहार से संबंधित। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी परीक्षा करता है। तो मतलब क्या है कि जो एकदम नए हैं वो, क्योंकि समय कम है, तो सबसे पहले जो कि पहला पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन लड़ जाएंगे। जहाँ जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन लड़ते हैं तो ये भारत का आधुनिक इतिहास फर्स्ट पेपर में आप इसमें 3 के 3 अच्छे तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्टेड जिन जो एकदम नए हैं। उसके बाद जो सब सांख्यिकी विश्लेषण पूरी तरह तैयार कर लें। उसके बाद आपको राष्ट्रीय तथा अंतर करंट अफेयर्स आप कुछ न, क्योंकि अगर आप जुड़े रहते तो आप अगर थोड़ी बहुत परिचर्चा ही देख लेंगे तो आपकी चलेगी। लेकिन ये 2 सेक्शन 72 नंबर और इधर आपको 8-24 मतलब 114 लगभग अगर कहें तो 190 नंबर आप पूरी तरह तैयारी, 190 में आप अच्छी लिखेंगे तो आपको 140-150 मतलब आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स आप कुछ न कुछ है जो कि लिख ही दीजिए। तो ये 2 पार्ट करें तो आपकी। और सेकंड पेपर में जहाँ तक बात है, राज्य व्यवस्था भी अच्छी है, आपको ऐसे भी लगभग जानते हैं बहुत ज़्यादा मूल कर्तव्य क्या है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, थोड़ा घुमा कर रहता है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। और सबसे टफ माना जाता है आपको अर्थव्यवस्था और भूगोल, जिनका अच्छा है वो भी मान, लेकिन सबसे टफ विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो कि आपको थोड़ा टफ है, तो इस पर आप कम भी फोकस करेंगे तो कम से कम भारतीय राज्य व्यवस्था आपको 100% लड़ सकता है। अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर लड़ेंगे 3 में। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी आप पूरा जो इसरो का है या प्रौद्योगिकी के समय उसको आप देख लें एक नज़र। बहुत ज़्यादा अगर समय नहीं है तो आप उतना नहीं भी देख सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आप लिख देंगे। तो ये हो गया आपको। और जिनका ऑप्शनल पेपर है उनके लिए है कि आप 50-50 नंबर के 6 प्रश्न हैं जो कि लिखने पड़ेंगे, लगभग जनरली यही रहता है 300 नंबर के। अब आते हैं उत्तर लेखन के विभिन्न चरण क्या है। उत्तर लेखन के संपूर्ण प्रक्रिया 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न को समझना तथा सुविधा के लिए उसे कई टुकड़ों में बांटना। तो इसमें तो टुकड़ा बांटा ही हुआ है कि आपको किस किस है पार्ट में है, जो कि इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है। उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, उत्तर लिखना, उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक कैसे बनाया जाए, फिर प्रश्न को समझना तथा टुकड़ों में बांटना। उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों को तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। सच तो यह है कि आधे से अधिक अभ्यर्थी पहले चरण में गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। ये तो सच बात है कि क्या होता है कि लोग जैसे बताया कि मूल कर्तव्य पूछा गया या मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के पहले मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन उसका जब आता है कि जीवन एवं स्वतंत्रता से क्या समझते, तो उसमें कहीं ना कहीं है जो कि छिपा प्रश्न रहता है। और जो कम तैयारी करते हैं या जो उतना डीपली नहीं पढ़ते हैं वो ऊपर के प्रश्नों से खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो मैं लिख दूंगा कुछ ना कुछ, और वो प्रश्न छिपा रहता है वो पकड़ नहीं पाते। और जो अच्छी तैयारी करते हैं वो जरूर पकड़ लेते हैं और नंबर अच्छे लाते हैं। प्रश्नों को समझने का अर्थ यह है कि प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है। कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं क्या लिखें और क्या छोड़ दें। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रश्नों की समझने की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका आप बीपीएससी के जो पूर्व के प्रश्न है उसको आप देखें, कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ प्रश्न रहेगा और कैसे आप समझते, पहले आप प्रश्नों को समझें कि ये पूछ क्या रहा है और इसका कितना मैं जान रहा हूँ। उसके प्रश्नों को मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान देना। प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका भी ध्यान रखना। प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं, उन सभी में आपसी संबंध क्या है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट आप बहुत ज़्यादा लिख दिए, एक पार्ट को बहुत कम। तो आपको क्योंकि सामंजस्य बैठा कर लिखना है और सारे प्रश्नों का जो उसमें है उसको लिखना है। उसके बाद है
प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दों से आशय उन शब्दों से जो बताते हैं कि प्रश्न का अभ्यर्थी को करना क्या है, ऐसे शब्दों में विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षा, आलोचना, समालोचना, वर्णन, विवरण एवं स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए इत्यादि रहता है। इन शब्दों के आधार पर तय होता है कि परीक्षक अभ्यर्थी से उत्तर में क्या उम्मीद कर रहा है। यह सही है कि बहुत से परीक्षक खुद ही इन शब्दों के प्रति हमेशा चौकस नहीं रहते हैं, किंतु अभ्यर्थियों को यह मानकर चलना चाहिए कि परीक्षक इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर ही उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को विभिन्न वर्गों में बांटकर सही आशय को स्पष्ट किया, जिसके उत्तर आप एक सही दिशा में मिलकर, जैसे व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए, ये सब में इन शब्दों से प्राय समान आशय होते हैं। किसका किसका है आप देख रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी सिर्फ इतनी अपेक्षा की जाती है कि वह पूछे गए प्रश्न संबंधित जानकारी सरल भाषा में व्यक्त कर दे। इसमें घबराना नहीं कि ये अलग है या कुछ है। वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश ज़्यादा होती है, जबकि व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए या स्पष्टीकरण दीजिए में पूछे गए विषय को सरल भाषा को समझाते हुए लिखने की अपेक्षा होती है। फिर आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन, इन सभी प्रश्नों को एक वर्ग में रखा जा सकता है। ऐसे प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा रखते हैं। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इससे पूछे गए जुड़ी नकारात्मक बातें भी लिखनी, किंतु सच यह है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष दोनों पक्षों को ध्यान देना है। मोटे तौर पर अनुपात यह रखा जा सकता है समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण जैसे प्रश्नों में अच्छे और बुरे का अनुपात लगभग बराबर रखा जाए, जबकि आलोचना वाले प्रश्नों में नकारात्मक पक्षों कुछ बढ़ा दिया जाए, 70 से 75%। मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी अर्थ, कथन या वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना। ऐसे प्रश्नों से अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह पूछे गए विषय का सर्वकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करे, उसकी कमियां भी बताएं, अंत में स्पष्ट करे कि उस कथन का या वस्तु की समग्रता कितनी है। मूल्यांकन से पहले है जो कि आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं, तार्किक रूप से दोनों बातों को एक ही समझना चाहिए। मूल्यांकन की कोई गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जबकि उसके मूल में आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा गया हो। सार यह है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में अभ्यर्थी को पहले गुण और दोष बताने चाहिए और अंत में उन दोनों की तुलना के आधार पर स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन का वस्तु पर क्या और कितना महत्व है। विवेचन या मीमांसा वाले प्रश्नों पर क्या है। मीमांसा का अर्थ होता है किसी विषय को व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। ऐसे प्रश्नों में उत्तर लिखना कठिन नहीं होता है, उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना पर्याप्त होता है। विवेचन वाले प्रश्नों में भी मूल अपेक्षा यही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इससे किसी कथन या तथ्यों की चर्चा करते तार्किक व्याख्या की ज़्यादा अपेक्षा होती है। विश्लेषण में क्या होगा। विश्लेषण तथा संश्लेषण परस्पर विरोधी शब्द हैं। जहाँ संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर एक करना होता है, वहीं विश्लेषण का अर्थ किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना। मतलब ये आपको क्वेश्चन है जो कि आपको 64वीं हो 63वीं हो, आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका मैं कुछ हद तक कोशिश करूँगा कि जीएस का कम से कम लिंक दे दूँ, जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं जो कि खासकर नए लड़के हैं उनके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। और बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सारे घबराए हुए हैं कि इतना कम, आपको मौका मिला और मौके को आपको पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है और जो भी मौका उसकी तैयारी कंटिन्यू करें, जो भी आपकी कमियां हैं उसको सुधारें और परीक्षा अगर 25 जुलाई से ही होती है तो आप तैयार रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद।